बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान वनीज़ मोइन और स्टूडियोज़ में अब्दुल रऊफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हरमीत सिंह ने हमें ज्वाइन किया है और मामला है सेनेट इंतखाबात का। दीगर मामला भी हैं लेकिन अभी हम बिलखुसूस सेनेट पर बात करने जा रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूँ कि इस्लामाबाद में सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर पहुँच चुकी है। देखा जाए तो जो ऑपोजिशन है और हुकूमत है मिलकर राब्ते किए जा रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ तोड़ की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि अब चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट पर क्या हो सकता है। इसी में एक बुखलाहट का एक नतीजा हमारे सामने कल आया रऊफ़ साहब, जब हमने देखा कि नामजद कर दिया गया अब्दुल गफूर हैदरी को हुकूमत की जानिब से और बाद में उन्होंने इस बात की तरदीद भी की। आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं सर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। क्या कहेंगे, किस सूरत हाल से दो चार है हुकूमत के नाम दे दिया? यही बात होनी चाहिए ना कि ये क्या पड़ी क्या थी कि वो डिप्टी चेयरमैन का, जब पता भी है पीडीएम के वो ऑपोजिशन से है। I'll tell you one thing, इस सेनेट के इलेक्शन ने एक चीज़ दिखा दी है। मतलब मुझे अफसोस के साथ होता है कि जितना दुनिया हम पे तनकीद करती है और आम आवाम का सियासतदानों से भरोसा उठ गया, इस सेनेट के इलेक्शन ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि हम बहुत ईजिली हम बिकाऊ माल हैं। और ये थप्पड़ है सियासतदानों के मुंह के ऊपर, चाहे जिस दौर में भी किया जाए, जिस हालत में भी किया जाए। इसीलिए शो ऑफ हैंड्स था। अपोजिशन ने ये बना दिया कि यार हुकूमत डरती है। डर हुकूमत को इस बात का है कि पैसे का जोर जो है वो जो ये लोग कहते हैं और बातें करते थे PMLN एंड पीपल्स पार्टी एंड JUIF, इनके नज़दीक नोट को इज्जत दो वाली जो इनका फिलॉसफी है फॉर द लास्ट सो मेनी डेकेड्स, हम वही तोड़ने के लिए आए थे। अच्छा। और प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क को जितनी दुश्वारियां हैं, और आप स्टेटिस्टिक्स निकाल के देख लें, उन दुश्वारियों से निकालना आसान नहीं है। हम ये समझते थे कि हम आएंगे, बैठेंगे और हमने बोलना ये कर दो और वो हो जाना है। वो डिफ़िकल्टीज जो डे टू डे रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में थी, जो लैक ऑफ फाइनेंसिंग थी, जो भी इश्यूज हमें थे गवर्नमेंट में आके, तो वो डील हो रहे हैं। खुदा के फजलो करम से ये करंट अकाउंट डेफिसिट जीरो हो गया, सरप्लस में चला गया। ये बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया की इकोनॉमीज कहाँ से कहाँ पे श्रिंक हो गई और हम कहाँ से कहाँ पे चले गए। दिस इज, ये अल्लाह पाक का फजल ज़रूर है, लेकिन इंसानों की भी मेहनत है। अल्लाह ऐसे नहीं मदद करता जब तक आप मेहनत ना करें। यहाँ पे इन लोगों ने जो अभी काम किया है और जिस तरीके से दिखाया है कि 25, 30, 40 करोड़ रुपया फी कस देकर उसकी इज्जत की बोली लगाई जाएगी। इन लोगों ने अपनी इज्जतें बेची हैं जिसने ये किए, और चाहे कोई पार्टी करे। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी जितनी आएगी, हाथ उठाएंगे, क्लियरली पता लगना चाहिए। अभी इनको जो मुसीबत पड़ी हुई है वो डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के ऊपर पड़ी हुई है, तो उसके अंदर देन इट्स फेयर गेम। आप जाके उनकी लॉयल्टीज जो उनने खरीदी थी आज गवर्नमेंट खरीद ले। हम इसी बात के तो अगेंस्ट है। मैं गवर्नमेंट में बैठ के कह रहा हूं, हम इस चीज के मुखालिफ हैं। शो ऑफ हैंड्स हो, सियासतदानों के ऊपर अवाम का एतबार आना जरूरी है। जब हम पे एतबार नहीं आता और हम इस किस्म की करप्ट हरकतें करते हैं, तो उसमें फिर कल कोई आके बोले कि क्योंकि इंटरनल हालात ऐसे थे और करप्शन का ये लेवल था, लिहाजा हम लोग इस एक जमहूरी हुकूमत को फारिग कर रहे हैं। आप खुद स्पेस देते हैं। सर, आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं वीडियोस मंजर आम पर आ रही हैं और फिर रिजेक्शन भी आ गई है कि उन्होंने कहा कि हम जो वीडियोस मंजर आम पर आई हैं ये जो है वो ठीक मामला नहीं था, इसे रीचेक किया जाए या दोबारा से इस पर गौर किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया हमारा मामला नहीं है, इसे पार्लियामेंट में लेकर जाया जाए, वहाँ पर डील किया जाए। तो फिर ये चीज़ें ठीक कब होंगी? ये करप्ट तनाज़ुर ठीक कब होंगे? I am so sorry, I don't know. I apologize to my judges and my Supreme Court and my High Court, but they need to show more courage. इनको जुर्रत दिखानी पड़ेगी। जब सू मोटो लेते हैं अपने इश्यूज के ऊपर, तो इन इश्यूज के ऊपर सू मोटो क्यों नहीं लेते? उनको लेना चाहिए। बताएं कि देखें वो एक स्टेट का पिलर हैं, जुडिशरी जो है ना। तो आप ये जुडिशरी की हालत देख लें, मुझे कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर जजेस हजरात शायद मुझसे नाराज़ भी हों इस बात के ऊपर, लेकिन खुदा का वास्ता है, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा सुप्रीम ये मुल्क है। इस स्टेट की जो वकार है उसको आप मजरूह होने दे रहे हैं। वाई? आप अपनी मर्जी के सू मोटो लेते हैं। मतलब ये हमारी डिस्क्रेशन के ऊपर रह गया कि इस मुल्क के मफाद में क्या है और क्या नहीं है। आप खुदा का वास्ता है
आई अपील टू दिस। अभी देखिए मिसाल, आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल कि कोर्ट्स ने मना किए हुए कि आप नई गाड़ियां नहीं ले सकते। भाई आप पाबंदी लगाएं मिनिस्टर्स के ऊपर, आप सेक्रेटरीज के ऊपर पाबंदी लगाएं, लेकिन जो आपका फील्ड स्टाफ है जिसको 300-300 किलोमीटर जाना पड़ता है, उनकी आप गाड़ियां देखें 1978 की, 1984 की, नाम में लैंड क्रूजर है और वो ढांचे चल रहे हैं जो उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन हमारे जजेस के पास, हमारे मिनिस्टर्स के पास, क्योंकि नई गाड़ियां हैं, कुछ बेहतर गाड़ियां हैं, तो परवाह किसी को नहीं है। वो जाके एक सुप्रीम कोर्ट का जज जाके बैठे उस फील्ड ऑफिसर के साथ, एक मिनिस्टर जाके बैठे फील्ड ऑफिसर। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि मैंने देखा हुआ है और रोना इस बात का आता है कि वही मेरी भाई मेरी बहन जब गाड़ी में जाते हैं, दे रिस्किंग देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियों को मुश्किल में खतरे में डाल के वो स्टेट का काम करते हैं। लेकिन स्टेट गाफिल बैठी हुई है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे कोई भी है। हम जब रिक्वेस्ट करते हैं नहीं ले सकते हो, वो क्यों नहीं ले सकते हैं? आप ले सकते हैं, अपने लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आप बाकियों को क्यों नहीं अलाउ करते हैं? आप बोलें कि फील्ड स्टाफ के लिए अलाउड है, उससे आगे नहीं है, तो हमें कोई इतराज। अच्छा ये फरमाइए, आपने अभी गुफ्तगू में कहा कि सारा मसला जो है वो डिप्टी चेयरमैनशिप का है, सेनेट की झगड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर ओपन मेरिट पे जिस तरह चल रही है सूरत हाल या जिस तरह से हो रहा है, तो सेनेट का चेयरमैन यूसुफ गिलानी आ रहा है। देखें, आई डू नॉट माइंड क्या नाम आता है। मैं कहता हूं आपकी वोटिंग को ट्रांसपेरेंट होना इसलिए जरूरी चाहे वो है, बन जाए, ठीक है, चाहे कोई भी बन जाए। ठीक है। सियासतदानों के ऊपर अवाम का एतबार आना जरूरी है। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये तबाही की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक ईमानदार भी चोर है और चोर तो सुपर चोर है, और इन लोगों को अपनी इज्जतें जो इस किस्म के धंधे में लगे होते हैं और पैसे का इंतजार करते हैं, जब भी सेनेट का, मुझे क्यों नहीं किसी ने आके ऑफर की, या मेरे जैसे और किसी को क्यों नहीं आके? बुखारी साहब, अगर हम देखें मार्च का महीना बड़ा टफ है पीटीआई की हुकूमत के लिए, खासकर हम देखें 10 के इलेक्शन भी आ रहे हैं, 26 मार्च के हवाले से जो है तैयारी भी शुरू हो चुकी है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। आप ये बताएं कि क्या आप लोग एनआरओ की तरफ, आप पीडीएम की तरफ जा रहे हैं? वो एनआरओ जो आप कभी खान साहब कहते थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और कर जिस तरह परवेज खटक साहब ने ऑफर की है चेयरमैन सेनेट की, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की, तो क्या अब आप एनआरओ की तरफ ही जा रहे हैं? दबाव इतना ज्यादा, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं, नॉट एट ऑल, आई एम सॉरी, मैं आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू इनिशियली, आई एम वेरी सॉरी। नहीं, कोई एनआरओ नहीं दिया जा रहा है। अगर एनआरओ अगर हम देते हैं किसी को, तो हम अपने ही मौकफ से पीछे हट रहे हैं, और वो हमने पीछे अपने मौकफ जिद नहीं है, रिमेंबर दैट, हम जिद नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एक मिसाल बनाओ, चोर को चोर डिक्लेयर करो, चोर को चोर दिखलवाओ अवाम के सामने, ताकि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। देखें, सबसे बड़ा इशू ये है कि ईमानदार सियासतदान भी दुनिया की नज़र में करप्ट है। करप्ट तो करप्ट ही, उसको तो शर्म आती नहीं है, क्योंकि उसने तो बेगैरती का लिबादा पहन लिए। हम ये कह रहे हैं जो अच्छे हैं वो रहें, और जो अवाम में अच्छे हैं उनको सामने आना हर पार्टी में ज़रूरी है। देखें, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड दैट विल लीड टू रिस्पेक्ट फॉर द नेशन इंटरनेशनली। आपको इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है अपने अमल से, बातों से नहीं कि फलां 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 फलां। अभी लोग जो इन लोगों से जाके सवाल करते हैं, जब ये दोनों करप्ट बहन भाई खड़े होते हैं, उनसे जब सवाल करते हैं, इनके पुराने वीडियोस दिखाते हैं, इनको शर्म नहीं आती? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं गलत को गलत दिखाना होगा, बताना होगा, लेकिन अब इसके लिए तरीका क्या कार हुकूमत क्या इख्तियार करेगी? क्या पार्लियामेंट में आएगी? देखें, पार्लियामेंट में आना भी ज़रूरी है, लेकिन इन लोगों के साथ बात करने का सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी बातें पहले मानो। देखें, इन लोगों ने FATF के ऊपर अपने लिए NRO मांगा, झूठ बोलते हैं हमने नहीं मांगा। इनके यार कसम खुदा की बंदा हैरान रहता है कि किस किस्म के डिस्गस्टिंग इनके एटीट्यूड्स हैं कि FATF को इन्हें रिस्क किया कि हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएं। इन लोगों को ज़बरदस्ती इनके हाथ मरोड़ने पड़े, एंड इन लोगों को परवाह नहीं थी कंट्री किस इकोनॉमिक एक वो डिच में चली जाती है उसके बाद, क्योंकि आप आइसोलेट हो जाते हैं ना। FATF का जो आपके ऊपर लागू हो जाता ब्लैक लिस्ट का, यू पीपल नो इट बेटर देन मी, कि हम लोग इकोनॉमिकली गर्क हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने वो नहीं सोचा, इन्हें अपने NRO को ये चीज़ें बताती हैं। खान साहब ने इतने अरसे पहले कहा कि वो वक्त आएगा ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ये तीनों इकट्ठे होंगे, ये सारी पार्टीज इकट्ठी होंगी। 10 पार्टियां इकट्ठी हो गई। बिकॉज बुखारी साहब, अगर मैं बात करूं खान साहब के हवाले से, तो 22 साल 23 साल से ज्यादा अरसा लगा उनको ये आवाम को समझाने की कि हम ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे। लेकिन आज आप देखें, अखबारों की जीनत बनी हेडलाइन के
शिबली फराज साहब जो आपके वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने आज ये उनकी खबर है कि भाई हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे चेयरमैन सेनेट के लिए। तो हर हरबा तो जरदारी साहब ने इस्तेमाल किया और आज वो गिलानी साहब को लेके आए, तो क्या आप भी उसी तरह आ रहे हैं जिस तरह अपोजिशन बरसों से करती चली आ रही है? वो हरमीत हैं। अच्छा, हरमीत आई एम वेरी सॉरी हरमीत, इशू ये नहीं है। इशू हर हरबे को वाई डू यू टेक इट नेगेटिवली? आप हर चीज़ को नेगेटिवली मत लें। हम हर हरबा वो कर रहे हैं कि हम जाएंगे, बात करेंगे, ओपनली करेंगे। लेकिन मैं जो आपने बात की ना एकदम कि हर हरबा और उसको आपने नेगेटिवली लिया, मैं इस चीज़ को भी ख़त्म करना चाहता हूँ सियासत में कि जब हम बोले हर हरबा, उसको कभी नेगेटिवली ना लिया जाए। पॉजिटिवली तभी लिया जाएगा जब मेरा अमल सही होगा, जब मेरा अमल ही दागदार है, मेरा अमल ही एक बिकाऊ पटवारी टाइप है, तो मैं क्या बातें करूं? तो मैं जब बात बोलूंगा हर हरबा, आपके दिमाग में पहली चीज आएगी ओके ये गलत करने जा रहे हैं, ये नेगेटिव हरकत करेंगे। हर हरबे का मतलब नेगेटिव होना नहीं चाहिए मेरे भाई। इट्स बिकॉज हमारे अमल गंदे हैं। आपकी जो बातें हैं ना, इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कम से कम के बहुत ज़्यादा सियासत में गंद पड़ गया हुआ है, बहुत ज़्यादा सियासत में पैसा चल रहा है, बहुत ज़्यादा। और उसे डिस्गस्टिंग, जिस तरह से आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इस डिस्गस्टिंग, मतलब तो वो क्या किया जाए फिर? मतलब ये कि यही कुछ ही रहना, ऐसे ही होता चले जाना? सर, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि हर पार्टी को अपने गवर्नमेंट में रहना या पार्टी के मफाद से बालातर होके ये सोचना है कि हमने एक दफ़ा सियासत को, जो इसका एक्चुअल इसका वो मिशन है, जो वो हदफ है कि पाकीज़गी के साथ इबादत, खिदमत में इबादत, ये हमने करनी है ना। हमने झंडा, लोग गाड़ी के, मिनिस्टर की गाड़ी के आगे झंडा लगा होता है, पुलिस वाला सलूट मारता है, कोई सलूट मारता है, हम समझते हैं हमें सलूट मार रहे हैं। और पागल इंसान वो झंडे को सलूट मार रहा है। वो झंडा है तो तुझे सलूट आ रहा है, वो झंडा नहीं होगा सलूट नहीं आना है। तो हमें उस झंडे को रिस्पेक्ट करनी है। उस रिस्पेक्ट के लिए हमें अपने जाती मफाद से ऊपर आना है, और ऊपर तब ही आएंगे कि जब हम बुरे को बुरा कहेंगे। वो खान साहब को भी कहना होगा, वो ये दूसरे जो हैं बदकिस्मत लोग जिनको हम लुटेरे कहते हैं, इनको भी कहना होगा वी हैव टू बी ऑन द सेम पेज ऑन दिस। चाहे हम इकट्ठे बैठ के सेम पेज पे हों या मुल्क के मफाद में हम अपने अपने कमरों में बैठे हुए हम वही बातें करें। दिस नीड्स टू बी डन as soon as possible, अदरवाइज जो एब्सेस है वो इतना डीप है कि इनको समझ आ जाती है। सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और पर जोड़ तोड़ से मुतल्लिक आपने बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। बात ये है कि शफाफ मामलात होने चाहिए, इंसाफ पर मबनी बात होनी चाहिए, और आगे चलकर हम देखेंगे कि होता क्या है। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और भी मौज़ूआत हैं जिन पर आपसे बातचीत करनी है। सो डू नॉट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। हम सेनेट इंतखाबात की बात कर रहे थे और यहाँ पर यह बात ऐड करना भी ज़रूरी है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक और उसके साथ एक वक्त मौजूद था जिसने ये कह दिया कि जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए अब्दुल गफूर हैदरी उनकी जानिब से सामने आएंगे। लेकिन बाद में हमने ये देखा कि अब्दुल गफूर हैदरी ने इस बात की मजम्मत कर दी। लेकिन ये सूरत हाल इस तरह की पेश आई तो क्यों आई? क्या आपस में पहले इस पर बात नहीं हुई थी या सेटलमेंट नहीं हुई थी? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मजहर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से। क्या ख्याल है, क्या कहेंगे, क्या आपस में कोई बात नहीं की थी जो पीडीएम से अब्दुल गफूर हैदरी साहब का नाम सामने रख दिया? मदर वैसे देखा जाए तो मजाक सा बना दिया है, मतलब ये कि इसको यू टर्न कहें, इसको मुनाफकत कहें, इसको क्या कहें? नहीं, मेरा ख्याल, मुझे परवेज खट्टक साहब, खबरें तो ये हैं कि परवेज खट्टक साहब ये कह के खुद मुश्किल में है। मुझे लग रहा है कि परवेज खट्टक ने कोई बहुत संजीदा मूड में ये बात नहीं की थी। अच्छा, क्योंकि देखिए, अगर संजीदा मूड में अगर ये बात होती तो गफूर हैदरी और परवेज खट्टक एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हाँ। और या परवेज खट्टक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात करते। अब चलते चलते, अब मुझे नहीं पता, ये तो परवेज खट्टक साहब बेहतर बता सकते हैं। और ऐन मुमकिन है कि बाद में उन्होंने ये कहा हो कि हम अगर आपको डिप्टी चेयरमैन की ऑफर करें तो आपकी तरफ से क्या, इस तरह की कोई बात आ सकती है। क्योंकि देखिए, जिस तरह गफूर हैदरी साहब ने उस बात को मुस्तरद किया है, उससे भी यही अंदाजा होता है कि ऐन मुमकिन है कि गवर्नमेंट ने एक पिलर छोड़ा हो और देखा हो कि रिस्पांस किस तरह आता है। लेकिन ये सीरियस गुफ्तगू भी हो सकती है, क्योंकि अगर पीडीएम एमक्यूएम को डिप्टी चेयरमैन ऑफर कर सकती है
तो पीटीआई अब्दुल गफूर हैदरी को भी डिप्टी चेयरमैन ऑफर कर सकती है। तो वो मुझे लगता है कि अभी तो ये पॉलिटिक्स हो रही है। आज ये बात क्लियर हो जाएगी कि पीडीएम की तरफ से भी और पीटीआई के इत्तेहादियों की तरफ से भी डिप्टी चेयरमैन कौन होगा, क्योंकि आज उनका इजलास हो रहा है और उसमें ये फैसला करेंगे इस हवाले से। अच्छा मदर ये बताओ कि वैसे अगर नंबर गेम पे जाया जाए फिर तो यूँ लगता है कि चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्ट हो जाएंगे और इसी तरह से डेप्यूटी चेयरमैन के लिए भी गफूर हैदरी हो जाएंगे, क्योंकि 51 वर्सेस 48 नंबर गेम पे अगर देखा जाए तो। लेकिन अब जोड़ तोड़ जो है उसमें फिर वही बात आएगी, पैसा चला, तोड़े गए, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ और वो फिर बात आएगी जी गंद पड़ा। इसके बारे में कितने खदशात हैं? देखिए असल चीज वही है। अब कल तो मैं हैरान था वजीर इत्तलात की गुफ्तगू सुन के कि वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, यानी वो तकरीबन वही बात कह रहे हैं जो जिसका इल्जाम वो अली हैदर गिलानी पे लगाते हैं। हाँ। कि जी हम अगर हमने कोई वो नहीं खेला है, हम भी उसी तरह खेलेंगे जिस तरह इन्होंने खेला है। इस तरह की बात कभी भी अगर आप करते भी हैं तो कहते नहीं है। यानी वो ये कह रहे हैं कि कल अगर संजरानी जीते तो ये बात उठाई जा सकती है कि हो सकता है कि पीटीआई ने हॉर्स ट्रेडिंग की हो, क्योंकि शबली फराज खुद कह रहे हैं कि हम उसी तरह खेलेंगे जिस तरह ये खेलते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये कि नंबर गेम्स में तो ऑपोजिशन का बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उनको एज हासिल है, बड़ी क्लियर है एज हासिल है। अगर सेनेट के इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में 4 से 5 वोट का भी फर्क है तो अब मुझे नहीं पता कि इस मर्तबा ज़मीर जो है वो संजरानी साहब के लिए जागेगा या गिलानी साहब के लिए जागेगा। हाँ। तो ये हमारे यहाँ ये होता है, हमारी पॉलिटिक्स की बदकिस्मती है और हम इसे सिर्फ ब्लेम गेम्स की हद तक रखते हैं। और यही मुझे लग रहा है कि अगर सादिक संजरानी जीते तो वो सवाल अपनी जगह उठेगा जो गिलानी साहब के इलेक्शन जीतने पर उठा है। ठीक जी हरमीत। मजर साहब, अगर हम देखें माजी में जिस तरह हुआ था, एक बड़ी गेम थी, क्योंकि हमने देखा कि 38 या 36 सीट थे हुकूमत के पास और 63 की पोजीशन थी अपोजिशन की। लेकिन संजरानी साहब जाहिर बात है उनको जीत भी हुई और कैसी हुई आप भी जानते हैं। लेकिन अब आपको ये जो नंबर गेम लग रही, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं जरदारी साहब ताश ये जो सियासी पत्ते खेलने में बड़े माहिर हैं, दूसरी जानिब हम संजरानी को देखते हैं कि उनके एक अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट भी मोहब्बत का इजहार कर सकती है उसके साथ? देखिए मुझे अब भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि शायद गिलानी साहब ही फाइनल काउंट पे निकले हैं और गो के जिस तरह शेख रशीद साहब ने भी बात की कि जी हुकूमत और रियासत दोनों जो है वो उनके साथ है। अब ये कह के उन्होंने पूरे इस इंतखाब को जो है मशकूक बना दिया। हाँ। मतलब ये बात करना कि रियासत भी उनके साथ है से मैं क्या मतलब लूँ? एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट अपना रोल प्ले कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है सादिक संजरानी को, तो फिर जाहिर है सादिक संजरानी जीत सकते हैं। अच्छा मजर अब्बास साहब जी, मजर साहब मैं जानना ये चाहूंगी क्या यूसुफ रजा गिलानी का मामला पार्लियामेंट में उठाया जाएगा हुकूमत की जानिब से? मेरा ख्याल है उठाया जाएगा और देखना ये कि इलेक्शन कमीशन आज क्या फैसला करता है। देखिए कल पीटीआई के लोग जो इलेक्शन कमीशन में गए थे और इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई छपी है उससे तो अंदाजा ये होता है कि उन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की हुई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मसलन अली जफर साहब बहुत काबिल एहतराम है, उनके बारे में ये छपा कि जी आप तो हल्फनामा ही नहीं लाए साथ। हाँ। लेकिन इस मसले पे तो वो अभी भी दरखास्त मुस्तरद हो सकती है, लेकिन फिर उनकी रेपुटेशन अच्छी है तो उन्होंने अलाउ किया। फिर जिस तरीके से जब उन्होंने जज ने ये सवाल किया कमीशन के कि जी वीडियो के जो दूसरे किरदार है वो किधर हैं, वो क्यों नहीं इसमें पार्टी हैं, उस पर खामोशी थी। तो आज वो असर 9 दरखास्त दी जाएगी तो क्या पीटीआई के वो लोग, और मैं हैरान हूँ कल से मैं सुन रहा हूँ पीटीआई के लोगों से कि जी वो 16 लोग जो है उनका पता नहीं चल रहा। अब अगर इमरान खान साहब को, वजीर आजम साहब को एजेंसीज ने ब्रीफिंग दी है और वजीर आजम साहब उन एजेंसीज की ब्रीफिंग पे इतना यकीन कर रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन से भी कह रहे हैं कि आप उनसे ब्रीफिंग लें, तो इसका मतलब ये है कि वजीर आजम को वो नाम पता है। एजेंसीज ने जनरल बात तो नहीं की होगी
एजेंसीज ने नाम बताए होंगे उनको कि किन लोगों ने कितने पैसे लिए हैं या कितने ऑफर हुई है, तो वो उन्होंने पीटीआई ने अपना केस एक तरह तो उस तरह वीक कर दिया। दूसरा, जब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अली हैदर गिलानी ने आपको नहीं बुलाया था, या अली हैदर गिलानी ने खुद ये मीटिंग अरेंज नहीं की थी और पैसे अरेंज नहीं किए थे या पैसे देने की आपने बुलाया, आपने अली गिलानी को ट्रैप किया। तो अगर अली गिलानी के खिलाफ कार्रवाई भी होती है तो आप उस कार्रवाई से कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल सही है। वो जो बात वहाँ पे उठी है ना कि जो पैसे देने वाले हैं उनके चेहरे तो दिखाए जाने चाहिए, लेकिन पैसे लेने वालों के चेहरे भी तो दिखाए जाने चाहिए ना। बिल्कुल, यही बुनियादी नुक्ता है कि जी चले अली हैदर गिलानी ने गलत किया, लेकिन अब ये आप खुद ये कह रहे हैं कि हमने तो अली गिलानी को फंसाया था, तो इसका मतलब ये कि अली गिलानी ये ऑफर लेके आपके पास नहीं गए थे, आपने अली गिलानी को बुलाया, आपने इस तरह किया कि जी जो है वो हम हफीज शेख को वोट नहीं देना चाहते, तो आप ये बताएं कि हम गिलानी साहब को वोट किस तरह दें। वो तो आपने ट्रैप किया ना उनको। बात तो अक्यूज तो आप उस वक्त। मजहर साहब, एक और इल्ज़ाम जो पीडीएम की जानिब से लगाया जा रहा है खासकर स्टैब्लिशमेंट पे, कि जो गिलानी साहब की सीट थी या जो फाक से जो इलेक्शन हो रहा था सेनेट के हवाले से, उसमें स्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, लेकिन यहाँ पे सवाल ये नहीं उठता है कि अगर स्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी तो गिलानी साहब हार जाते? देखिए, इस इल्जाम को कैसे देखते हैं आप सर? असल चीज ये है कि गिलानी साहब ने जब खुद ये कह दिया कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो फिर मैं किसी और की बात क्यों मानूं? गिलानी साहब का तो पब्लिक स्टेटमेंट है ना ये कि उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। अब जो ये कह रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, और शायद बहुत सी चीजों में आप ये बात कर सकते हैं, आर्गूमेंट रख सकते हैं, लेकिन मेरे आर्गूमेंट उस वक्त वीक लगेंगे जब एक कैंडिडेट खुद ये कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। तो बात, मैं चाहे मेरी अपनी इंफॉर्मेशन कुछ भी हो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है वो उस लिहाज से काउंट नहीं होगी, क्योंकि जो लड़ने वाला है वो जब उसको कोई शिकायत नहीं है तो फिर मैं क्यों उस पर सवाल उठाऊं? सही। बहुत शुक्रिया मजहर साहब, आपका वक्त दिया। और चेयरमैन सेनेट कौन होगा रऊफ साहब इस बारे तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और आपको मुतारिफ करवाएंगे एक न्यू कैब सर्विस। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक पब्लिक। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि एक न्यू कैब सर्विस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कैब सर्विसेज और भी हैं लाहौर में, पाकिस्तान में, इवन पूरे मुल्क में, लेकिन माई लिफ्ट कैब सर्विस जिसका अब हम जिक्र करेंगे, इसमें कोई पीक आवर नहीं होता, ये इसकी अट्रैक्शन है। इसी पर बात करने के हमारे साथ MD माई लिफ्ट मौजूद हैं मलिक फैसल हवान, और हमारे साथ GM भी मौजूद हैं जवार इमरान साहब। हाँ। तो इन दोनों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि माई लिफ्ट ऐसा क्या लेकर आ रही है कि जो तमाम लोग हैं वो माई लिफ्ट की जानिब आएं। पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। मैं बताना कि ये चाहूँगा कि जो माई लिफ्ट है, देखें ये पैसेंजरों के लिए एक नई सहूलत लेके आई कि अगर पहले होता था कि कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो दिन रात हो, बारिश का कतरा गिरा तो उन्होंने पीक टाइम लगा दिया, बहुत परेशानी, और वो भी मेरा ख्याल है कि काफ़ी पैसे चार्ज करते थे। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हम नो पीक आवर, यानी कि सम रात को सफ़र करें, दिन को सफ़र करें, रेट एक ही होगा। और इसी तरह हम कैप्टन के लिए भी कुछ चीज़ें लाई हैं कि उनसे 15% चार्ज कर रहे हैं और उनको जो ना कि और बहुत सी सहूलतें दे रहे हैं। ये हमारे जवार साहब इस पर जो ना कि बताएंगे हम उनको क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं जवार। बुनियादी तौर पर जो मराहत हम कप्तान के लिए लेके आए, जो कैप्टन के लिए लेके आए, वो आज से पहले कप्तान कह के तो मुझे लेकिन ठीक है, हाँ, जो हमारे कैप्टन के लिए हम लेके आए हैं वो गाड़ी चलाने वाला, आम ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाला है, उसके लिए ये फैसिलिटीज पहले नहीं थी। लाइक मैं ये बताता चलूं कि अब कैप्टन के बच्चों की तालीम हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है, हमारे कैप्टन के बच्चे अगर अच्छी तालीम, क्योंकि पाकिस्तान में ये दस्तूर है कि पाकिस्तान में तालीम हासिल नहीं की जाती, खरीदी जाती है, तो हम उनको खरीद के देंगे। हम उनके तमाम एक्सपेंसेस का 50% हम पे करेंगे। उसके बाद सर हम जिस चीज़ की तरफ फोकस कर रहे हैं, दिस इज हेल्थ इंश्योरेंस, नॉट ओनली फॉर कैप्टन बट फैमिली ऑफ कैप्टन। अगर उसकी फैमिली में भी कोई बंदा बीमार है, किसी किस्म के इशू का सामना है, नो प्रॉब्लम, हम इंश्योरेंस उसकी करने जा रहे हैं। देन जो लास्ट और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है,
बतौर कैप्टन आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है, क्योंकि आपका जरिया माशी है। हमने उसके लिए एक ऐसी वर्कशॉप का बंदोबस्त किया कि जहाँ पे वो अपनी गाड़ी मार्केट से बहुत डिस्काउंट पे, मिनिमम 15 से 20% डिस्काउंट उसको हर विजिट पे मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा सर हमारा कैप्टन हमारे मैकेनिक को अपने घर बुलवा के गाड़ी ठीक करवा सकता है। ये सहूलत सिर्फ लाहौर में अभी है। दिस इज अवेलेबल इन लाहौर नाउ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये ऑल ओवर पाकिस्तान सर्विस शुरू हो जाएंगी। इसे कभी हम थोड़ा मैं बता दूं 6 सिटियों में हमने लॉन्च कर दी है। पिंडी इस्लामाबाद, गुजरावाला, सरगोदा, लाहौर और शिकापुरा में ये सर्विस है। अच्छा। अनकरीब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के बहुत से शहरों में ये सर्विस नजर आएगी, खास तौर में छोटे शहरों में। और हम एक नई चीज़ लेके आए कि हम फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, फ्रेंचाइजेस सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जिसमें लोग पहले जो थे कि वो जो बड़ी कौमी वो खुद ही मालिक थे। हम क्या कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी में 80-20 का 80% का उनको मालिक बना रहे हैं। लोगों को कहाँ हमारे पार्टनर बने आप लोग। ये बताइए मलिक साहब के पब्लिक के लिए, एक तो आपने बताया नो पीक आवर्स, कहीं ये तो नहीं कि रेट पहले ही ज़्यादा हो, लोग ये कहें कि जी रेट ज़्यादा है, वही फ्लैट रेट हर जगह चल रहा है, या बाकी के मुकाबले में रेट भी जो है वो ज़्यादा बेहतर है? बहुत बेहतर है। देखें, मैं कहता हूँ चेक करें, बल्कि बल्कि आपके नाम से ही मैं पब्लिक 100 का अगर वो वोचर डालें। हाँ जी, ये वाउचर इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी चल रहा है, नजर आ रहा है, 100% ऑफ है। जो तमाम लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर वो पब्लिक 100 को प्रोमो कोड ऐड करके राइड करेंगे तो उन्हें हर राइड पर 100 रुपीज़ ऑफ होगा, और ये मल्टीपल टाइम यूज़ हो सकता है। ना सिर्फ हमारे लिए, आपसे जानना चाहूँगी मलिक फैसल अवान साहब कि ना सिर्फ ये पब्लिक के लिए है, बल्कि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं ये उनके लिए भी है। उनके लिए भी हर जहाँ हमारी सर्विस चल रही है वो यूज़ कर सकते हैं। और इस पर एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है 31 मार्च 2021 में, यानी मार्च के एंड तक हम ये इस्तेमाल कर मल्टीपल हर राइड पर इनको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, और जो आप बता रहे थे इसके हवाले से और भी, तो मतलब ये है कि एक सिक्योरिटी का हमेशा बड़ा इशू रहा है। बहुत से पहले मतलब ऐसे रहे हैं, रात के वक्त कहीं ले गए, जाके लूट लिया, या मतलब वो, तो उस तरह से बचने के लिए भी कोई कैप्टन को कोई इंश्योरेंस उसकी होगी, और भी कुछ होगा उसके अलावा? लेट मी एक्सप्लेन। बुनियादी तौर पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बताना कि हमारे पास जो नेटवर्क है ये दुनिया का बेहतरीन नेटवर्क है। अच्छा। हम अपने एक कैप्टन को, एक पैसेंजर को ट्रैक करते हैं। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा एक वेरी स्पेशल फीचर है जो हमारी एप्लीकेशन में है, दिस इज कॉल्ड emergency button. When you feel issue, when you feel danger, you can press that button. ठीक है। और उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे रेडियस में मौजूद जितने कैप्टन होंगे सबको ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा और हमारी बेस पे अलर्ट हो जाएगा कि हमारा कैप्टन खतरे में है। कैप्टन खतरे में है या राइडर? नहीं, दोनों ये दोनों के लिए है। वो जिस तरह सर कह रहे थे कि हमारे कैप्टन्स भी लूटे जा चुके हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट इशू रहा कुछ टाइम पहले, तो उसी को, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने बेसिकली इस वक्त कैब सर्विस को चुना था, इसके लिए हमने जो डेवलपर्स चुने, अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी का सेटअप यूज़ नहीं कर रहे। ये पाकिस्तान का पहला ब्रांड है जिसके पास अपना वॉलेट है, जिसके पास ऑटोमेटिक जनरेटेड इनवॉइस सिस्टम है। आपकी एक पाई वो कैप्टन का, मतलब हमने अगर पैसेंजर का खून नहीं चूसा तो हम कैप्टन के साथ भी ज्यादती नहीं करेंगे। यहाँ पे तो पीक फैक्टर सर बता रहे थे कि पीक फैक्टर होता है लोगों का खून चूसा जाता है, नेवर। हम किसी की मजबूरी से फायदा नहीं उठाएंगे। एज इट इज कैप्टन के साथ भी हैं, बिल्कुल पैसेंजर के साथ। अच्छा, एक और बात जो मुझे आपकी सर्विस के बारे में मालूम पड़ी वो ये कि अगर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और वो फिर भी बुक करवाना चाह रहा है गाड़ी, अगर उसने एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो भी माईलिफ्ट उसको फैसिलिटेट कर रही है। उसका क्या तरीका कार है? बेसिकली हमारी जो बेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम लाहौर की बात कर रहे हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे ऑफिसेज हैं, हमारा सेटअप मौजूद है। लाहौर में मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि आप लाहौर हेड ऑफिस कॉल करेंगे, लाहौर कॉल करते हैं, आपको गाड़ी बुक करके आपके दरवाजे तक भेज देंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एंड्रॉयड हो, यू कैन बुक राइट फ्रॉम www.mylift.pk एज वेल। ठीक है। और जो सबसे सेफ और सिक्योर तरीकाकार है वो एप्लीकेशन है। हम प्रेफर करते हैं कि आप एप्लीकेशन से बुक कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आपने कितना ट्रैवल किया, आपके कितने एक्सपेंसेस बने और क्या हमें डिस्काउंट मिला। अच्छा, इस्लामाबाद में भी है ना सर्विस आप? सर, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है कि जो आप लोग लेके आए हैं, लेकिन अगर हम देखें कि माजी में कुछ एप्लीकेशन आई और उसमें आज हम देखें तो काफ़ी शिकायत भी मौसूल होती हैं, उस पर भी अजाला नहीं किया जा रहा है। आपको पता है कि कौन कौन से एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ।
लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी की गई थी कि शहरों के साथ साथ उन शहरों के जिनकी आबादी तकरीबन जो टाउन है वहां पे भी ये सहूलतें दी जाएंगी। तो क्या आप लोग भी इरादा रखते हैं कि लाहौर से निकलकर दीगर शहरों की तरफ आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी जो ये सहूलत है, उससे लोग फ़ायदा उठा सकें? मलिक साहब जी बिल्कुल जी, हम अभी देख रहे हैं, आप जिस तरह सरगोदा में हम सर्विस हमारी चल रही है, वहाँ किसी की भी सर्विस नहीं थी, और आप शेखोपुरा देखें वहाँ भी सर्विस किसी की नहीं थी, और अभी हम करीब इंशाल्लाह गुजरात में भी सर्विस का आगाज़ करने वाले हैं, तो वहाँ भी आपको नज़र आएगा। हमारा फोकस यही है कि जो छोटे शहरों में जिन लोगों के पास ये सर्विस नहीं है उनको भी ये सहूलत हम दे सकें। हमारा फोकस यही है कि बड़े शहरों में तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर पाकिस्तान के उन छोटे शहरों में जाना, और अनकरीब इंशाल्लाह ताला आपको हमारा टारगेट है 25 सिटी हम जो कवर करेंगे इंशाल्लाह 2 महीनों में। अच्छा फैसल साहब, आपने छोटे शहरों की बात की, तो दीगर जो कंपनीज हैं उनके पास रिक्शा भी है, बाइक भी है, जो कैरी डब्बा है, और लग्जरी से लग्जरी कार भी मौजूद है। माई लिफ्ट के पास क्या है? अभी हमारे पास 4 कैटेगरी हैं। अच्छा, गो मिनी है, गो है, गो प्लस है और बिजनेस है। इंशाल्लाह ताला हम रक्षा और मोटरसाइकिल अनकरीब स्टार्ट करेंगे। ठीक ठीक। उसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, जैसे कि हमारे अभी डेवलपर काम कर रहे हैं यूके में। जैसे कि आपको पता, हम खुद यूके से इधर आए, और आपको एक और मैं बात बताऊँ, हम सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ लेके आए हैं पाकिस्तान में। अच्छा। और ये पैसा भी पाकिस्तान में रहेगा, ये नहीं होगा कि अमेरिका में जाएगा, कि ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में रहेगा और यहीं इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मलिक साहब ये बताइए कि जो दूसरी कंपनियां मतलब बहुत सी हैं, उसमें ये आता है कि जो गाड़ियां हैं ख़ासतौर पे इकोनॉमी वाली, वो उनकी क्वालिटी को इतनी अच्छी नहीं है, टूटी फूटी। तो आपकी गाड़ियां कितनी ज़्यादा बेहतर है? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी एक पहले ये होता है कि चेक होती है गाड़ी, अगर गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो फिर हम उसको कैप्टन को रजिस्टर करते हैं, नहीं तो उसको कहते हैं कि भाई इसका काम कराएं आप, तो फिर आप हमारे पास आएँ। हमने क्वालिटी भी रखी हुई है कि यार क्वालिटी बेहतर हो, ताकि कस्टमर को कम से कम अच्छी सर्विस मिल सके। ये जो ना सर, इसमें एक चीज़ का इजाफा करते चलूँ, जो सर हमारा इंस्पेक्शन है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। आप बतौर कैप्टन जब आप हमारे पास आएंगे तो हमारी जो टेक्निकल स्टाफ है वो आपकी गाड़ी को चेक करेगा, देन आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करेगा। उसके बाद हमें जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तरफ हमने ध्यान दिया वो यही दिया कि जो पैसेंजर हमें जिस हिसाब से पे करता है वो उसी मुताबिक ट्रैवल करे। ठीक है। बाइक्स और रिक्शा की बात हो रही थी, बाइक्स एंड रिक्शा इज़ नॉट अ बिग गेम फॉर अस, लेकिन हम जो मैकेनिज्म लाए हैं उसमें हम फ्रेंचाइज सेल कर रहे हैं। Right. तो हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। मसलन मैं यहाँ पे इजाफा करता चलूँ, किसी ने भी पाकिस्तान में कभी ओनर उबर के, पूरी दुनिया में उबर के ऑनर को कोई नहीं जानता, बट माई लिफ्ट का ऑनर आपके सामने तशरीफ फरमा है। ठीक है। लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो उनकी जाहिर हो रही है कि वो बाहर से कंपनी यहाँ लेकर आए और यहाँ के लोगों में मुतारिफ करवाइए, और ये भी कि आप लोग सर्विसेज तो यूज़ करते हैं, हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि माई लिफ्ट की तरफ भी आएँ और माई लिफ्ट यूज़ करके देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगेगी। अगर आप पब्लिक 100 प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने वाले मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद होंगी। So don't go anywhere, stay with us. We'll be right back after a short break. Thank you. वेलकम बैक पब्लिक। और पाकिस्तान के पास बहुत ही कीमती असासा मौजूद है, वो बच्चा जिसे कि अगर शान पाकिस्तान कहें तो गलत ना होगा। रऊफ साहब, मेरी मुराद नबील हैदर से है। ये 13 साल का बच्चा है और टैलेंट इसमें जैसे कि कूट कूट के भरा हुआ है। इसने एक एप्लीकेशन डेवलप की है और वो एप्लीकेशन कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप से भी ज़्यादा जदीद और बेहतरीन है, जिसका नाम FNF है, यानी फ्रेंड्स एंड फैमिली। इट्स अ कमर्शियल एप्लीकेशन। और ये भी बता दूं कि ही डज नॉट बिलोंग टू अ वेरी वेल सेटल्ड फैमिली। हाँ, वो कराची में रहता है, फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 में उसका घर है। और अगर मैं उस इलाके की बात करूं तो वो इतना अपग्रेडेड नहीं है। मैं कराची में रहकर आई हूँ, रऊफ साहब आप भी रहकर आए हैं, हम जानते हैं कि फेडरल बी एरिया कैसा है। लेकिन जब उस बच्चे से बात हुई, उस बारे हमने पढ़ा जाना, तो हमें मालूम हुआ कि फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो उसने काम किया है उसका काम बोलता है। और आज उसी की बुनियाद पर हमने उसे गुड मॉर्निंग पब्लिक में शामिल किया है, तो हम उसे ऑन बोर्ड लेते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नबील, कैसे हो आप? अच्छा, माशाल्लाह, बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा लग रहा है आपका। ये बताओ कि कितनी देर लगी है ये FNF ऐप को डेवलप करते हुए? आपको कितने साल लग गए? मुझे इस एप्लीकेशन को बनाने में 3 साल लगे। 3 साल का वक्त लग गया नबील। और हम ये देख रहे थे कि जो लैपटॉप भी आपने लिया, कितनी मेहनत के बाद जाकर लिया। शायद 10,000 का आपने ये लैपटॉप लिया, और जिसके लिए आपके वालिद ने दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत भी की। इस बारे भी बताओ। जी,
तो मुझे ये इसी लैपटॉप पे HP के 2008 के मॉडल पे लैपटॉप पे मैंने बनाई थी एप्लीकेशन, तो मुझे इस पे काफ़ी टाइम लगा क्योंकि वो स्लो था। अच्छा, मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जब नबील की इस एप्लीकेशन के बारे में पता चला तो वज़ीर बराए IT अमीनुल हक साहब ने भी नबील को अप्रोच किया और कहा कि आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन अवैस रऊफ साहब ने भी इंटर्नशिप के साथ साथ दीगर जो माली तावन है उसकी भी पेशकश की। तो अब नबील के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो किस चीज़ का इंतखाब करता है अपने लिए रास्ता हमवार करने के लिए, तरक्की की राह पर गामज़न होने के लिए। नबील, क्या इरादा है, क्या सोचा है आपने? मैंने तो ये सोचा है कि मैं अभी, और भी मुझे काफ़ी लोग ऑफ़र कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप्स की, इंटर्नशिप्स की, काफ़ी बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो मुझे इंटर्नशिप की ऑफ़र कर रहे हैं। तो मैं इसके हिसाब से सोच के काफ़ी इस पे डिस्कस करूँगा, जब फिर इसको कुछ इसके आगे ऊपर करूँगा, क्योंकि इसको ऐसी किसी भी चीज़ में जाना एक अजीब सी बात भी आएगी ना, तो जो चीज़ मेरे समझ में आएगी मैं उसके ऊपर अपना परस्यू करूँगा। जी हरमीत। अच्छा नबील, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, लेकिन ये बताइएगा कि घर वाले कितने खुश हैं, क्योंकि जाहिर बात है आपके काम को सराहा जा रहा है, तो वालिदैन जो है वो क्या कहते हैं इस बारे में? मेरे वालिदैन बहुत खुश हैं, बहुत पता है उनको कि मैंने अचीवमेंट करी और काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं कि मैंने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी है, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स आ रहे हैं मुझसे मिलने, मेरे साथ सेल्फी लेने, तो बहुत खुश हो रहे हैं मेरे पेरेंट्स। अच्छा, हमने ये देखा था कि जैसा कि नबील ने बताया कि वो ओ लेवल्स कर रहा है, उमूमी तौर पर ओ लेवल्स में O3 में जाकर या फिर फाइनल अगर आपने 2 साल का करना है तो फिर O2 में जाकर हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं। लेकिन अगर नबील की बात करें तो नबील तो अभी O1 में है। नबील, किस चीज़ ने आपको इस तरफ जो है ज़्यादा प्रमोट किया कि आपने एक एप्लीकेशन मुकर्ररा वक्त से पहले ही बना ली? मुझे मेरी एक एप्लीकेशन, जो मैंने गेम बनाया था छोटी क्लास में, तो उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, और मैं अपने फादर और मदर की स्ट्रगल देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाऊं मैं जो दुनिया भर में यूज़ भी की जाए और मेरे फादर को फाइनेंशियली सपोर्ट करे। लेकिन रऊफ साहब, अगर देखें तो बच्चे अपने वालिदैन का हाथ बटाने के लिए, हमने देखा तंदूर वाले के बच्चे ने टॉप किया है मैट्रिक में, फिर इस तरह की बहुत सी स्टोरीज हमारे सामने आई, लेकिन वो बच्चे पार्ट टाइम में जॉब भी करते थे। तो नबील से ये जानना चाहेंगे, नबील, आपने कभी पार्ट टाइम में काम किया या अपने वालिद का हाथ बटाया हो? नहीं, मुझे पार्ट टाइम मुझे कभी मेरे फादर ने अलाउ नहीं किया। मैंने कि वो कहते थे कि बेटा आप पढ़ो, सिर्फ आप पढ़ो, आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। अच्छा नबील, वैसे जाहिर बात है आपकी एज इतनी लग नहीं रही और आपने इतना बड़ा काम किया है, लेकिन ये बताएगा कि कुछ नौजवान जो ज़्यादा बेरोजगारी भी ज़्यादा है, तो क्या कहेंगे ऑनलाइन आजकल जो लोग काफ़ी सारे बाहर दुनिया में हम देख रहे हैं कि लोग पैसे कमा रहे एप्लीकेशन बना के, या वैसे कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जिससे लोग पैसा कमा रहे हैं, रोज़गार का एक नया जरिया है, तो उनको क्या कहेंगे आप? क्या कौन से क्या क्या टिप्स देंगे आप उनको? तो मैं उनको यही कहूँगा कि जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पे वर्क करना और बहुत सारे जैसे टास्क होते हैं ऑनलाइन, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है, लोग उस पर वर्क कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। FNF के सब्सक्राइबर्स कितने हो गए हैं और ये व्हाट्सएप से कितनी मुख्तलिफ है? तो इसके जो डाउनलोड्स हैं वो 1 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा। और इसके जो फीचर्स जो आप पूछ रही हैं वो व्हाट्सएप के डिफरेंट हैं, जैसे इसमें सीक्रेट चैट है जो 5 to 7 मिनट में डिलीट करती है चैट, और थीम्स है कलर ब्लाइंड लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए थीम्स हैं, फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं टेक्स्ट का, और आउटलुक चेंज कर सकते हैं। और जैसा आपको कभी ना कभी व्हाट्सएप में एक मसला आया होगा कि आप कोई एक बड़ी वीडियो सेंड कर रहे होंगे, वो सेंड नहीं हो पा रही होगी क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, तो वो मैंने काफी इंक्रीज करके 3 से 4 घंटे एप्लीकेशन पे तो आप काम कर रहे हो, लेकिन ये बताओ कि कुछ खेल वगैरह कूद के लिए भी टाइम मिलता है कि नहीं, या इतना शौक नहीं है खेल कूदने का? नहीं, मैं खेलता हूँ, गेम्स भी खेलता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन एक टाइम लिमिट में करता हूँ, जैसे कि 5 से 10 मिनट कोई एक छोटा सा गेम खेल लिया, या जैसे दिन में एक दफा 15-20 मिनट के लिए कोई गेम खेल लिया कि उससे माइंड फ्रेश हो जाए,
वरना नबील, फिर ये माइंड बताओ। भी डिस्टर्ब हो जाता है काफ़ी अगर उस पर वर्कलोड हो तो। नबील, ये बताओ, आपकी ऐप ही के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। मतलब आपने ये बताया कि इसमें बहुत से फ़ॉन्ट छोटा बड़ा किया जा सकता है, बड़ी वीडियो भेजी जा सकती है। इस तमाम के लिए आपको मेरे ख्याल में एक बड़ा सर्वर चाहिए होता है, तो वो आप कैसे मैनेज कर रहे हो? अब आप बढ़ाते चले जाओगे, जो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे अपने सर्वर को बढ़ाते चले जाओगे, अपने गैजेट्स को ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे, क्या प्लान किया फ्यूचर के लिए? तो फ्यूचर के लिए मैंने प्लान किया, अभी जैसे फिलहाल तो मैं अपने पार्टनर, जो मतलब पार्टनर तो नहीं कहेंगे, वो टेलीग्राम की कंपनी ने हेल्प करी हुई है मेरी, अच्छा। कि वो मैं उनके सर्वर्स यूज कर रहा हूँ। उन्होंने मतलब एक होता है, एक सारे डेवलपर की ना बातचीत होती है, तो मैं उनकी कंपनी से मेरी एप्लीकेशन लिंक्ड हो जाती है। जब इसको लॉगिन करते हैं तो टेलीग्राम से कोड आता है, तो टेलीग्राम से मर्ज हो जाती है। तो अच्छा। टेलीग्राम की चैट भी आ रही होती है इस पर, टेलीग्राम के चैनल, तो उससे भी काफ़ी यूज़र को फ़ायदा होता है कि जैसे कि चैट भी इधर आ जाती है और चैनल, फिर इसके फीचर्स भी वो इस्तेमाल कर सकता है, तो उससे भी फ़ायदा होता है। लेकिन क्योंकि सर्वर का कॉस्ट तो पाकिस्तानी अरबों रुपए में है, यहाँ पे सबसे चीप जो सर्वर है वो भी $70,000 का है, अच्छा। पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए का। फिर उसको चलाने के लिए एक टीम चाहिए होती है, फिर उसका एक्सपेंस होता है, फिर उसकी कंपनी स्टैब्लिश, फिर बिल्डिंग्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो फिर मैं आगे जाके जब अपनी कंपनी इंशाल्लाह स्टैब्लिश करूंगा तो फिर मैं उसके हिसाब से वर्क करूंगा। जी हरमीत। अच्छा, जारी बात है कि जब एप्लीकेशन आपने बनाई अब, तो क्या इसके लिए कोई टीम रखने की भी कोई ख्वाहिश है कि नहीं, ये सारा कुछ अकेले ही संभाल रहे हो? क्योंकि जारी बात है काम अगर आगे बढ़ता है तो कुछ लोग तो रखने पड़ेंगे, तो क्या आप सारा कुछ अभी अकेले ही कर रहे हो? जी, अभी तक तो मैं सारा काम अकेले ही कर रहा हूँ, मैंने एप्लीकेशन भी अकेले डेवलप करी है। ये वन मैन आर्मी है, ये छोटा बच्चा नहीं है, इसकी उम्र पर नहीं जाना कि काम बहुत बड़े बड़े करता है। अच्छा नबील, ये बताओ कि दो कमाल चीज़ें का है, हो गई बिल्कुल। आपके काम में, एक तो आपकी ऐप डेवलपमेंट हो गई, दूसरी बिजनेस। तो ये बिजनेस में कोई हेल्प ले रहे हो? क्योंकि ज़ाहिर है इसके साथ साथ आगे फाइनेंसेस आएंगे, पैसे आएंगे, उनका हिसाब किताब रखना पड़ेगा, वो आपकी कौन मदद कर रहा है या वो भी खुद ही कर रहे हो? मैं वो भी खुद ही करूंगा। वैसे तो अभी जब तो वैसे तो starting नबील start अगर में पैसे लेकिन मैनेज उसका करने demo का है, मामला बाकी आता है सब ना मैं खुद करूंगा। नबील, अगर पैसे मैनेज करने होते हैं ना तो वैसे वो अम्मी करती हैं। अभी तक तो शायद आपको ईदियां ही इकट्ठी होती होंगे या बर्थडेज पर ही पैसे आते होंगे और वो भी अम्मी संभाल लेती होंगी लेकिन अब गेम बड़ी है, अब क्या करोगे? पेरेंट्स ने मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे, कभी ऐसा नहीं किया, और मुझे हमेशा से सेविंग का है। मैं मेरे आज भी मेरे 2 साल पुरानी ईदी मेरे पास रखी हुई है। मैं मतलब मुझे कभी शौक ही अच्छा। नहीं था कि मैं फजूल पैसे स्पेंड करूं। मुझे 2 साल हमेशा से है कि पुरानी मेरी ईदी भी एक रखी हुई सेविंग है। हो, मैं हमेशा एक सेविंग करता हूँ। अच्छा। अब आपके पास कितना ज़्यादा बेहतर लैपटॉप आ गया है। पहले तो आपने जैसे बताया ना, वो मुरीज़ें कह रही थी 10,000 रुपये का आपने लिया था, अब कितना बेहतर ले लिया हुआ है? अब कितने का लिया है? अभी तो मैं जैसे एक लैपटॉप अभी मैंने JTC वाली, जैसे अंकल ने कहा था, तो मुझे उन्होंने कहा था कि बुलाया था, काफ़ी टाइम से बुला रहे हैं कि आप आके ले लें, लेकिन मेरी गवर्नमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर्स हैं और जनरल्स हैं जिनसे मिलना ज़रूरी होता है, तो उनको मैं मना नहीं कर सकता। तो उनसे मिल रहा था मैं उनसे, अंकल से कहा था, जफर अंकल से, कि मैं आपसे थोड़े दिन बाद मिलूंगा। तो आज हो सकता है मैं लेकर आऊँ वो अपना एप्पल का लैपटॉप। एप्पल के लैपटॉप पे जाओगे? जी ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताओ कि ओ लेवल की तैयारी के लिए क्या कर रहे हो? मतलब अब इतना टाइम आपके पास बच जाता है कि ओ लेवल के भी सब्जेक्ट काफ़ी सारे होते हैं, उसके लिए तैयारी करो? जी, मेरे पास टाइम बच जाता है, मैं अपना टाइम टेबल खुद मैनेज करता हूँ, तो टाइम बच जाता है कि मैं उसकी पढ़ाई कर लूँ। नबील, कितने सब्जेक्ट्स उठाए हुए हैं, कितने पेपर्स देने हैं? नबील को शायद आवाज़ नहीं जा रही। टोटल सब्जेक्ट जो है वो 10 होते हैं। अच्छा, टोटल 10 हैं, तो आप 10 सब्जेक्ट्स के ही पेपर्स देने जा रहे हो? क्योंकि मैंने तो 8 पेपर दिए थे। नहीं, पेपर्स के अंदर हमारा जो पेपर्स होते हैं ओ लेवल्स के कैम्ब्रिज के, वो होते हैं मई और जून के दरमियान। तो अच्छा यार, मई में बात सुनो। स्टार्ट होंगे, जून में एंड होंगे। और जैसे कि इस साल सारे पेपर होंगे, लेकिन जैसे CA बेस्ड नहीं होंगे ओ लेवल्स के, क्योंकि ठीक, क्लास ठीक। 9 में हो। अगले साल फिर इंशाल्लाह ये 3 पेपर्स होंगे, फिर उसके फिर 11 के अंदर बाकी पेपर्स होंगे। सही। सर आप क्या? बस जाते जाते एक दफ़ा मुस्कुरा के दिखा दो, लोगों को पता चले आप मुस्कुराते भी हो, संजीदा नहीं रहते। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच बेटा। और इसी खूबसूरत के साथ रऊफ साहब, हम भी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और करेंगे पब्लिक से मजीद बात। सो डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक पब्लिक। और हिरनों की सल्तनत के बारे में आपने तो सुना होगा, लेकिन मैंने आपसे कुछ देर पहले सुना जब मुझे रऊफ साहब ने बताया कि हिरनों की एक सल्तनत भी मौजूद है जो कि शायद बहावलपुर से थोड़ा आगे है, कोई 30 किलोमीटर। हाँ। 30 किलोमीटर के फासले पे लाल सुहानरा नेशनल पार्क। लाल सुहानरा नेशनल पार्क का आपको दौरा करवाते हैं, वहाँ की एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। काशिफ अंसारी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात भी करेंगे। लेकिन ये मैं बताऊं कि ये यहाँ पे हिरन नापैद हो गए थे। हाँ ये चोलिस्तान में जो हिरन यहाँ पे कॉमन होता था, यहाँ का ब्लैक बक कहते हैं, ये यहाँ पे कुछ तो मार मार के लोगों ने खा लिए। ज़्यादातर जो है लोगों ने खा लिए, और कुछ इस तरह से हुआ कुदरती आफात की वजह से यहाँ पे ये नापैद हो गए। फिर इन हिरनों को यहाँ से कुछ जोड़े शिफ्ट किए गए टेक्सास में इनकी ब्रीडिंग की गई। और फिर उन्होंने इंटरनेशनल जो साइंटिस्ट थे, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट और यूनेस्को वालों से मिलके उन्होंने ये इलाका सिलेक्ट किया चोलिस्तान का। पूरी दुनिया देखी उन्होंने पहले कि वो कौन सा इलाका है जहाँ पर इनको ब्रीड किया जा सके। तो फिर उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में एक जगह का इंतखाब किया, अब उसको लाल सुहानरा कहा जाता है। पहले चलते हैं और पैकेज देखते हैं जो 10 जोड़े थे, और अब ये कितने हो गए? 400 के करीब हो गए। हमारी टीम ने पैकेज तैयार किया, पहले वो देखते हैं। पाकिस्तान सरजमीन का वो टुकड़ा जहां हिरन की सल्तनत है, बहावलपुर से 30 किलोमीटर दूर लाल सुहानरा नेशनल पार्क। यहाँ हिरन की सल्तनत कैसे कायम हुई? 1960 की दहाई में सहराई चोलिस्तान में हिरन कुदरती तौर पर नापैद होने लगे तो यूनेस्को ने हिरनों की ब्रीडिंग की गर्ज से दुनिया भर के मौसम और माहौल का जायजा लिया। 1972 में लाल सुहानरा को हिरनों की अफजाइश नस्ल के लिए चुना गया और नेशनल पार्क का दर्जा देकर 10 जोड़े हिरन छोड़े गए। बेहतरीन माहौल और अच्छी खुराक के बाइस हिरनों की अफजाइश में तेजी से इजाफा होने लगा। इस तरह नेशनल पार्क में हिरनों की अपनी सल्तनत बन गई। दौड़ लगाते इन हिरनों को देखने के लिए दूर दराज से आने वाले सयाह अपने दरमियान इन नायाब हिरनों को पाकर खुशी से निहाल हो जाते हैं। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है, कुदरती मनाज़र हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अल्लाह पाक ने जो कुदरती चीज़ें पैदा की हैं यहाँ पे हमें बड़ी क्लोजली देखने को मिल रही हैं, तो वाकई में बहुत अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ बहुत सारी तादाद में यहाँ हमें मिलते हैं, और प्लस यहाँ पर क्योंकि जानवरों का जो ह्यूमन से एक रिलेशन है, या वो जो उनको फीड फेंकी जाती है उसकी वजह से वो साथ आते हैं, जो कि हमें देख के बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। नेशनल पार्क लाल सुहानरा में इस वक्त 440 हिरन मौजूद हैं और नेशनल पार्क के 70 एकड़ रकबे पर हिरनों की सल्तनत कायम है, जबकि 700 से ज्यादा हिरन मुल्क भर के चिड़ियाघरों की जीनत भी बने हुए हैं। तब ये 1972 में जब ये जंगला बनाया गया तो ये 9 किलोमीटर का था। अभी ये जो है इस जंगले के अंदर जो हिरन है जिस जंगले के अंदर मौजूद है वो है 28 एकड़ की बाउंड्री वॉल है, और तब से ये 10 पेयर से शुरुआत हुई थी 1972 से। अभी जो है हमारे पास 290 हैं, 290 हैं हमारे पास, और 769 के प्लस के करीब जो हैं ये हमने पूरे पाकिस्तान में ट्रांसफ़र भी कर दिए हैं। कैमरा टीम के साथ काशिफ जफर अंसारी, पब्लिक न्यूज़, बहावलपुर। 10 जोड़े इब्तदाई तौर पर लाल सुहानरा में लाए गए थे और बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। वहाँ का टेम्परेचर, वो जगह, उनकी नेचुरल हैबिटेट बन गया ना उनका एक, और नेचुरल हैबिटेट पहले से भी था। यानी नेचुरल हैबिटेट से मुराद ये है ऐसी जगह जो उनके कुदरती माहौल उनको प्रोवाइड करती है इन हिरनों को, ब्लैक बक को। तो ये ब्लैक बक यहाँ पे बड़ी कामयाबी से इनका हुआ। और मैं जैसे बता रहा था 1980 के करीब मेरा जब गुजर हुआ है वहाँ पे, तो उस वक्त भी जो चोलिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे हिरन पाए जाते थे, उनको लोग मारते बहुत थे, बहुत शिकार खेला जाता था। लेकिन ये एक ऐसी जगह उनको मिल गई है जहाँ पे मारने पे पाबंदी नहीं है, पाबंदी है, कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ, पाबंदी मतलब है। तो बहरहाल काशिफ अंसारी हमारे साथ मौजूद है। आपने तो कहना था तमाम लोग आ जाओ। जी काशिफ। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे एक रिजॉर्ट भी है, यहाँ पे एक जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है, उसके हवाले से भी बताइए, उसकी भी बड़ी तारीखी हैसियत है। जी ये 50 RD है सर, रेस्ट हाउस बना हुआ है जो तकरीबन 1980 में जो है ना वो तामीर किया गया था। तो वहाँ पर जितने भी VIP लोग हैं वो आके ठहरते हैं सर, और वो जंगल में मंगल का समा पेश करता है। सर उसमें एक झील बनाई गई है, उसमें एक कश्ती भी है जो कि एक नवाबी दौर की कश्ती लगती है। उसमें जो है वो कारपेट लगा हुआ है, सोफे लगे हुए हैं, लोग आके उसमें सैर करते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। और सर उधर बहुत ही पुरसकून माहौल है। लोग जो है इस माहौल की तलाश में
शहर से दूर उधर जाते हैं, उधर टाइम स्पेंड करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ और बड़ा एंजॉय करते हैं। अच्छा काशिफ साथ ही रहिएगा। रऊफ साहब जब आप गए थे वहां पर, क्या वो तब भी वहां था और तब वो देखने में कैसा था? वैसा ही जैसा काशिफ बिल्कुल बिल्कुल काशिफ ने जैसे बताया, ये सारी चीजें मैंने देखी हुई हैं। अच्छा, मैं फिरा हूँ वहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत जगह है। काशिफ ये हिरन जो है दूसरे इलाकों में भी, दूसरे चिड़ियाघरों में भी भेजे गए हैं। मैंने जैसे कहा कि एक शिकायत बड़ी होती थी पहले कि वहाँ उस इलाके के लोग हिरन मारते बहुत ज़्यादा थे जो चोलिस्तान में होते थे। उस शिकार वगैरह पे पाबंदी अब है? कोई उसको मारने का कोई ऐसा तो नहीं है कि अब भी मारे जाते हों, पकड़े जाते हों, लोग ले जाते हों? सर शिकार पे पाबंदी है, लेकिन लोग फिर भी आंख मोचोली यानी आंखें बचाकर जो सा शिकार में लगे रहते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट दी थी सर, तो उसमें असिस्टेंट कमिश्नर यजमान थे, वो जो सा शिकार पर गए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह दूसरा बंदा दे दिया और उस पर चलान हुआ बकायदा, बल्ली का बकरा बना दिया उन्होंने, का चलान किया उनका। ठीक है सर, जो वीगो डाला था वो भी असिस्टेंट कमिश्नर का था। ठीक है ना, सारी चीजें थी, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते। लोग आंख बचाकर जो सा शिकार करते हैं, जो बच गए वो बच गए, जो पकड़े गए वो पकड़े गए। सर आंख मचोली का ये खेल चलता रहता है। क्या कोई टिकट भी है लाल सुहानरा में जाने के लिए? नहीं मैम, बिल्कुल फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो है ना वहां पर लोग जाते हैं, देखते हैं। जो ब्लैक बक हिरन जहाँ रखे गए हैं वो 2 पॉइंट्स हैं। एक 25 RD है, एक 65 RD है। 25 RD में जो है ना 1972 में 10 जोड़े छोड़े गए थे यूनेस्को की तरफ से। ये हिरन पहले पाकिस्तान से ही उनको दिए गए थे, तकरीबन 1960 में जब काला हिरन नायाब हो गया था, ब्लैक बक जो उनको दिए गए थे। फिर उनसे वापस लेकर उन्होंने यूनेस्को के थ्रू सारे मुल्कों के दौरे किए थे, तो उन्होंने देखा कि एनवायरनमेंट जो है वो सबसे अच्छी यहाँ चोलिस्तान की है। तो उन्होंने 1,62,000 का जो एकड़ का जो रकबा है उसको सिलेक्ट किया, उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया और यहाँ पर 10 जोड़े छोड़े गए 1972 में, जो ब्रीड करते करते जो तकरीबन 700 से ज्यादा हिरन जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में दिए जा चुके हैं अब तक, जो यहाँ पर ब्रीड हुए हैं। और इन हिरनों को जहां भी आप पाकिस्तान में देखेंगे तो इनका जो शजरा नस्ब है ना वो यही है कि ये चोलिस्तान से, नेशनल पार्क के इलाके से आए हैं, क्योंकि इनकी ब्रीडिंग यही होती है। और इसके अलावा जो एक और जंगला बना हुआ है 65 RD, वहां पर 2015 में 12 हिरन छोड़े गए थे, जो कि अब जो अच्छा, काशिफ आपने तो ये बता दिया कि ये देखा कि काफी तादाद है हिरन की, लेकिन और जानवर इस किस्म के और कौन से ज्यादा हैं जिसकी तादाद ज्यादा भी है? और इसके जी हरमीत जी मैं वही पूछना चाह रहा हूँ काशिफ से कि हिरन की तादाद भी हमने देखी, लेकिन और इस जगह में जो जहाँ पे ये तमाम तर इंतजाम आपने भी कहा कि लोग कर रहे हैं, सारी चीजें देखभाल भी की जा रही है, लेकिन और जानवरों की कौन से जानवरों की ज्यादा तादाद उधर पाई जा रही है? जी हरमीत, इधर मोर बहुत अच्छे हैं, मोर बहुत ज्यादा तादाद में हैं इधर। ठीक है, और जो चितल नस्ल के हिरन है वो नेशनल पार्क के अंदर हैं। ठीक है, वहां पर वो भी मौजूद हैं। और पहले जो है राइनो होते थे, 2 अदद राइनो थे। ठीक है ना, उन दोनों की डेथ हो गई है। उनको देखकर लोग बहुत ज्यादा खुश होते थे। उनकी डेथ की जो वजह है वो अभी तक मेडिकल जो है वो उसकी सामने नहीं आई कि क्या वजह हुई, उनकी डेथ हो गई किस वजह से। तो वो उनका जंगला जो है वो खाली पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर फिर एक सफारी पार्क बनाया गया था, उधर शेर रखे गए थे, लेकिन वो सफारी पार्क जो है वो खत्म कर दिया गया। उसका भी जो जंगला है वो वीरान पड़ा हुआ है। अब उधर सिर्फ नील गाय जो है वो 3-4 फिर रही होती हैं, वो नजर आती हैं। जब मैं गया था अभी 2 दिन पहले, तो मैंने विजिट किया, अंदर से हम सारा विजिट किया उस जंगले को, उधर नील गाय नजर आई और कुछ नहीं था, जंगला वीरान था। अगर यहाँ पर इस एटमॉस्फेयर में चीजों को रखा जाए, जानवरों को रखा जाए, तो वहां पर नशोनुमा भी ज्यादा होगी, क्योंकि बिल्कुल जंगल का समय है। ठीक है ना, तो वहां पर नशोनुमा होगी, लेकिन हुकूमत तवज्जो नहीं देगी। नेचुरल हैबिटेट में रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया काशिफ आपका कि आपने हमें वक्त लाल सुहानरा के बारे में बताया। मैं ये सोचती हूँ कि रऊफ साहब तो वहाँ हो आए हैं, अब मैं और हरमीत प्लान कर लें। रऊफ साहब आप ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल चलेंगे वहाँ पे जाके, और फिर वहाँ से प्रोग्राम भी करेंगे, कोशिश करेंगे और लोगों को बताएंगे कि जिस अच्छे तरीके से हिरन रखे गए हैं और जानवर भी रखे जा सकते हैं। और जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी वहां पर जरूर जाएं, क्योंकि वहां पर हिरनों की सल्तनत मौजूद है जो देखने के काबिल है। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और फिर करेंगे आपसे बात। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।
वेलकम बैक पब्लिक। और मैं आपको बता दूं कि शादियों का सीज़न उरूज पर है और 15 तारीख से वैसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कवानीन में नरमी हो जाएगी और जो गेट टुगेदर्स हैं उनमें इजाफा हो जाएगा, सोशलाइजिंग जो है वो बढ़ रही है। लेकिन वही बात कि एहतियात की जाए तो बेहतर है। लेकिन एहतियात के साथ साथ जब हम बाहर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, हमारी कोशिश होती है ख़वातीन की भी बशमूल आजकल के मर्दों की भी कि हम खूबरू लगें। तो इसी सिलसिले में हमने आज अपने साथ इन्वाइट किया है प्रोग्राम में मिस ज़ीनत तुफ़ैल को, जो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, और इनका ये काम है कि लोगों को खूबसूरत बनाएं, उन्हें ज़्यादा प्यारा दिखाएं। तो क्यों ना हम उनको वेलकम करें और उनसे इसी बारे बात करें। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मिस ज़ीनत, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। क्या जादू करते हैं आप लोग के चेहरे बदल जाते हैं और आप देखें ग्लो कितना आ रहा है आपको भी। बस कुदरती अमल भी है, अल्लाह की तरफ से भी, और कुछ हमारे हाथों का भी कमाल। अच्छा, यस। तो क्या करते हैं, मतलब लोगों की मुख्तलिफ स्किन के मुताबिक उनका मेकअप होता है, क्या होता है? स्किन के हवाले से होता है। देखें कहीं की स्किन बहुत नीट होती है, कहीं की स्किन में पिंपल्स होते हैं, कहीं की स्किन में मतलब स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। तो इसलिए डिफरेंट मतलब बेसिस यूज़ की जाती हैं और उससे पहले फेशियल ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो उसके बाद जब अप्लाई होती है, चीज़ें अप्लाई होती हैं, तो देन वो टोटल चेंज हो जाता है फेस। अच्छा, तो मौसम के साथ भी कोई फ़र्क पड़ता है? जैसे कि सीज़न चेंज हो रहा है तो स्किन ड्राई हो जाएगी, हम वैसलीन लगाएं या कौन कौन सी क्रीम्स लगाते हैं? समटाइम देखें ना, जैसे अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो लड़कियों के फेस पे ऑयल आना शुरू हो जाता है, और समटाइम ऐसा होता है सर्दियों में होता है पोल्स बंद हो जाते हैं, ऑयल नहीं आता, तो उसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो चेंज होती हैं। जब आप गर्मियों में आते हो उसकी प्रोडक्ट्स चेंज होती हैं, स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, उसको कंट्रोल करने के लिए आप बेस यूज़ करते हो। मतलब इस तरह डिफरेंट जो है ना स्किन पे आते हैं काफ़ी। तो सब जो लड़कियां हमें देख रही हैं यकीनी तौर पर वो तो मेरी बात को समझ जाएंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा होता है सीजन के हिसाब से लिपस्टिक्स लगाई जाती हैं? अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम इसके बारे में। इसीलिए मैंने बता दिया कि मौसम के हिसाब से लिपस्टिक्स लगाई जाती हैं। आजकल के मौसम में कौन से कलर्स लगाने चाहिए? बिल्कुल लाइट, बिकॉज गर्मी के दिन है और धूप पड़ रही है और वो ज़्यादा अपनी तरफ कैच करती है, तो कलर भी लाइट पहने और लिपस्टिक और मेकअप भी लाइट, बिल्कुल लाइट। हरमीत को कोई टिप दे दें। हरमीत इस्लामाबाद से हमारे साथ है। हरमीत, कुछ जानना चाहोगे? मुझे तो नहीं, मैं जो सवाल वैसे आपने बड़ा अच्छा किया कि मौसम के हवाले से जो आपने किया, लेकिन ये बताइएगा कि ख़ासकर जो दुल्हनें आती हैं फिर उनका मेकअप उसके हवाले से कि कौन सा मेकअप ज़्यादा मुश्किल होता है, कौन से चेहरे का, क्योंकि जिस तरह आपने बात की कि कुछ लड़कियों के चेहरे पे ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, फिर कुछ और, तो उस पिंपल्स को कवर करना जो है कितना मुश्किल होता है आप सबके लिए? फिर पिंपल्स को कैसे कवर किया जा सकता है? ख़वातीन के वो जो दुल्हनें बनती हैं और एकदम से शक्ल बदल जाती है, तो जो उनकी असल शक्ल होती है, ये जो मार्क्स होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप जो है ना उसको क्लींस करें, फेस को क्लींस करके फिर आइस का जो है, जो आप पिंपल बना हुआ है उस पर आइस लगाएं, देन वो जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, बैठ जाता है पिंपल। तो उसके बाद हम प्राइमर यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद बेस यूज़ करते हैं, फिर मैं तो फिक्सर यूज़ करती हूँ, ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप मिलती है, वो स्ट्रिप मैं लगा के उसके ऊपर बेस लगा लेती हूँ, देन वो बिल्कुल प्लेन हो जाती है स्किन। ये जो घरों में लोग बैठे मैं देख रहे हैं, जो खुद घरों में बैठ रहे हैं, वो भी इसी तरह आप आइस यूज़ करें, आइस यूज़ करके देन आप उसके ऊपर जो है ना बिल्कुल वो मतलब स्मूथ हो जाएगा ना, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। और उसके बाद देन आप कंसीलर यूज़ करें, पहले डार्क टोन में स्किनर यूज़ करें, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा लाइट करें, फिर आप स्किन टोन के साथ लगाएंगे तो वो आपके नुमाया नहीं होगा पिंपल। और क्या क्या टोटके लोगों को बताएंगे कि इन दिनों में मौसम में जब गर्मी आने वाली है अपनी स्किन की हिफाजत के लिए क्या करें ख़वातीन जो बैठी हैं? ज़्यादातर यही है धूप में ना निकलें, और जब आप घर में यूज़ करें आप फ्रेश जूसेस इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बेसिक आपके जो फेस पे इफेक्ट पड़ते हैं वो स्टमक से हैं। आपका स्टमक ठीक रहेगा, आपके फेस पे पिंपल नहीं बनेंगे, देन आप फ्रेश जूस पियेंगे, वो आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। तो इस तरह घर में ज़्यादातर आप ये यूज़ करें ना। मैं तो यही मतलब जो मेरे क्लाइंट भी आते हैं उनको भी यही कहती हूँ मैं कि स्किन ग्लो ही तब करेगी जब आपका अंदर से जो है ना वो इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा और आपका स्टमक ठीक रहेगा। अच्छा, ख़वातीन बाल स्ट्रेट बहुत ज़्यादा करती हैं, आयरन बहुत ज़्यादा करती हैं, या उनके बालों को हीट बहुत ज़्यादा लगती है, इस सिलसिले में हेयर प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाना चाहिए? हेयर के लिए सबसे पहले तो हेयर सीरम्स हैं कि आप अपने ऑयलिंग करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई मतलब जो है ना हेयर्स ड्राई हो जाते हैं, तो इनको आप प्रोटेक्ट करने के लिए पहले तो ऑयलिंग करें, ऑयलिंग करके फिर वॉश करें, आप कंडीशनर और शैम्पू अच्छा लें, और जब आप स्ट्रेटनर करते हैं तब उसके सीरम मिलता है,
तो आप सीरम लॉरियल का यूज़ करें, आप फिशी का यूज़ करें, आप सीरम यूज़ करके देन आप जो है ना स्ट्रेटनिंग करें, तो आपके बाल कभी भी हिट नहीं करेंगे। ये आजकल बड़ा फैशन है, मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन अपने नेचुरल कलर में नहीं बाल रखे हुए उन्होंने। आपका कलर जो है बालों का, या जैसे मुनीज़े ने किया हुआ, सर आपने भी वाइट कलर करवाया। मेरा तो वाइट वाइट है ना, मेरा तो अपना नेचुरल है। बेसिकली आजकल जो ट्रेंड बन गया, एक तो लाइट बाल से एक तो स्किन भी नीट लगती है, मतलब कई लगती हैं जो मतलब ब्लैक बाल है, ब्राउन बाल है, तो वो कम्प्लेक्स भी ब्लैक लगता है। तो लाइट बालों से एक अलग सी ब्यूटी भी हो जाती है। अच्छा। और मतलब निखरा सा स्किन लगती है ना, इसलिए भी ज़्यादातर लड़कियां कह रही हैं। तो कुछ देख के भी कॉपी कर रही हैं कि उसने किया हुआ है, आप पे वो सूट कर ना रहा हो और वो कर लेना है, फैशन कर लेना है, बट आप पे वो जच नहीं रहा होता। हरमीत कुछ पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, वैसे ऑन लाइटर मूड पूछना चाहूँगा रऊफ साहब, ऐसे होता है कि एक लड़की की शादी होती है और सुबह वो क्या करता है, मेकअप आर्टिस्ट को ना एक आईफोन का डब्बा भेजता है, उसमें एक चिट्ठी भी लिखी होती है। वो मेकअप आर्टिस्ट जब खोलती है तो उसमें नोकिया 310 का वो सेट का होता है, तो उस चिट्ठी में लिखा होता है कि जो फीलिंग डब्बा खोलने से पहले आपकी थी वही मेरी थी। मुझे यकीन है कि आपको ये गिफ्ट पसंद आया होगा। तो क्या ज़ीनत कोई इस तरह के मैसेज आपको आते हैं जब दुल्हन तैयार होके जाती है और दूल्हे की जानिब से कोई पैगामात मिलते हैं आपको? हरमीत ये कहना चाह रहे हैं कि जो दूल्हा हजरात हैं वो गिला शिकवा करते हैं आपसे कि हमें जो असल में हमारी जिससे शादी हुई है वो तो ये खातून ही नहीं है, बिल्कुल बदल दिया है। नहीं, एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा सीन हुआ था। तो मतलब नेक्स्ट डे मुझे जब कॉल आई तो मैंने कहा देखें अभी तो ये मेरे पास अभी आई है ब्राइडल रेडी करने के लिए, जब आपने पसंद किया था तब तो आपने देखा था इसको ओरिजिनल में, ठीक है। और उसके बाद भी आपका सिलसिला चलता रहा और 6 से 7 मंथ आई थिंक आपकी रही है, और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं आपको तो पहले पता था वो कैसी है। देन देखिए मेकअप में चेंज तो आता ही आता है, डिफरेंट, क्योंकि जब आपने फेस एक बिल्कुल नीट है, आपने इधर धोया हुआ फेस रखा हुआ है, और वहाँ पे जब आपने इतनी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है डेफिनेटली वो फेस तो बिल्कुल टोटल चेंज हो जाएगा। अगर आपने वैसे ही रहना तो घर में बैठे, घर में वैसे ही रहे। अच्छा, एक अलमिया है रऊफ साहब और हरमीत, मैं आपको ये बताऊं, जो ख़वातीन जब सैलून्स में जाती हैं और अपनी पसंद का काम नहीं होता तो फिर वो मेकअप आर्टिस्ट या सैलून ओनर्स के साथ लड़ाई भी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो हम चाहेंगे ज़ीनत बताएं, इस तरह के भी केसेस सामने आए हैं? बहुत सारा, बहुत, हाँ, इसी तरह के भी आते हैं। मीन्स के जिस तरह वो चाह रही होती हैं, आप देखें जैसे मैं हूँ, मेरे साथ भी सम टाइम ऐसा था, बिकॉज मैं शूट पे गई होती हूँ और लड़कियों ने सिग्नेचर मेकअप के करवाए होते हैं, तो जो लड़कियाँ जब उनको वो मेकअप नहीं मिलता तो देन कहते हैं हमने तो बुकिंग जो है ना वो ऑनर की करवाई हुई थी, अच्छा। तो वहाँ पे आप पहुंची नहीं है या आ नहीं सकी। 2-3 दफ़ा मेरे साथ ऐसा सीन हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट मैंने जो है ना मतलब वैसे मुनीज़े इसका जो एक्सपीरियंस है ना वो हमारे मेकअप आर्टिस्ट बट साहब का बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये हरमीत ये कह रहा है कि हरमीत के चेहरे पर जो निखार है वो हमारे मेकअप आर्टिस्ट अमजद भट्ट का कमाल है। और मुनीज़े का भी अमजद भट्टी का कमाल है। नहीं, मैं डांडे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बता दूं, रऊफ साहब ये एज ले रहे हैं कि रऊफ साहब बिल्कुल परफेक्ट नहीं करवा कर आते, लेकिन रऊफ साहब अगर आप मेकअप रूम में आए तो आप देखें कि मैं खुद करती हूँ मेकअप, मैं खुद तैयार होती हूँ। अच्छा, तो जी ज़ीनत बताएं, आप क्या कह रही थी? मैं यही कह रही, बुकिंग के हवाले से बात हो रही थी। तो देन फिर मैं 2 से 3 मंथ्स पहले ही बुकिंग लेती हूँ, उसके बाद नहीं, क्योंकि पता होता है कि ये शेड्यूल है और कस्टमर फिर क्लाइंट जो है ना वो इतराज़ करते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है हमें पेमेंट वापस करनी पड़ती है। ये जो सियासतदान हमारे नज़र आते हैं, इनके मेकअप देख के आपको लगता है कि इनको किसको सबसे ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत है ख़वातीन में? ख़वातीन में मैं तो ज़्यादातर देखती नहीं ना, मुझे इस चीज़ के मतलब मरियम को तो देखा होगा ना, मरियम हाँ उनको देखा हुआ, मतलब ज़्यादा नहीं है उनको, मतलब ज़रूरत नहीं है। देखिए कहीं केसेस होती हैं, हाँ बिल्कुल लाइट, वो बिल्कुल ठीक है उनका, और ज़्यादा ओवर नहीं करती ना, बिल्कुल प्लेन उनकी आईज भी और लिपस्टिक भी। मर्द रात में कौन है जो लगता है कि मेकअप करते हैं बहुत ज़्यादा? मैंने कभी देखी नहीं, मुझे लगता है वो ज्यादा ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाना, उधर नहीं, उनकी तरफ नहीं। शेख रशीद तो लगता है कुछ ना कुछ करते हैं। पता नहीं करता, ये मैंने देखती नहीं, मुझे बाल देखे? शेख रशीद को देखना ही नहीं चाहती आप? मैं किसी को नहीं, मैं देखती नहीं, टाइम ही मिलता इवन के टीवी देखना, इनको देखने का। कई दफ़ा मेरे बारे में बात में इनके बारे में बात हो रही, मैं क्या टॉपिक चेंज करें? अच्छा चलें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बात कर लेते हैं, उनके बारे में बता दें। वो मतलब डिसेंट से लगते हैं, उनको मेकअप की क्या जरूरत। अच्छा, कुछ ना कुछ तो करते होंगे, क्या पता पफिंग शफिंग बाल शाल सेट करवाते हैं, बाल तो अपने करवाते हैं, वो ना बाल सेट करवाते होंगे। देखें जब ट्रम्प आता था बाहर तो एक उसका अलग अंदाज होता था। हाँ, खान की बात आपने कर ली, बिलावल साहब मतलब ये ना कि कई ऐसे लोग होते हैं वो देख के लगता है कि हाँ इन्होंने कुछ किया हुआ है। ठीक है, पूछना है ये भी
जी हरमीत कह रहे हैं बिलावल के बारे में क्या ख्याल है? बिलावल का मेकअप लगता है कोई? बिलावल का लगता है वो आई मेकअप लाइट सा करता है और साथ में आईब्रो को कुछ करता है। क्या? आईब्रो नीट करता है, प्लकिंग करता है। अच्छा। हाँ वो लगता है आईब्रो को नीट करता है। ये जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है, बस अब वो आप क्या करें, कुछ गे सिस्टम भी आ जाता है। इमरान जो है ना, इमरान का तो ये है कि इमरान का तो सारे का सारा जो है ना वो लगता है बालों के ऊपर जोर है। जी सर। हाँ जी जी हाँ जी। लेकिन वो इमरान खान साहब एक्सरसाइज भी तो इतनी करते हैं, अपने आप को फिट मेंटेन। और उन्होंने फिटनेस रखी हुई है इतनी ज्यादा, और साथ में प्यारा भी लगता है इमरान खान जब बोल रहा होता है। नहीं प्यारे सारे ही लगते हैं। हाँ। लेकिन मेरा मतलब देखिए जैसे आप इतने प्यारे माशाल्लाह लग रहे हैं। देखिए नेचुरल ब्यूटी है। अभी तो हमने रोब कोई पफिंग की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक नेचुरल ब्यूटी है। समटाइम ऐसा होता है। अभी तो हमने रोब साहब की बर्थडे सेलिब्रेट किया है। ओह अच्छा, थोड़ा सा ये बताओ कि ख़वातीन जो घर में बैठ के देख रही है ना, उनके लिए मतलब होना चाहिए कि शाम के वक्त में जिस वक्त वो फारिग होती हैं अपने काम काज वगैरह से, तो उनको चेहरा किससे साफ़ करना चाहिए, अपना सुबह के लिए फ्रेश लगने के लिए क्या करना चाहिए, सुबह उठ के क्या लगाना चाहिए? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये रात को अपना सारे काम से थक जाती हैं, कि इनकी ड्राई स्किन होती है और वो मुझसे काफ़ी पूछते हैं कि हम क्या लगाएं, हम वैसलीन लगाती हैं, हम ये लगाती हैं, मगर नहीं, आप इससे बेटर है जो आप मतलब कुदरती अमल है, जो लाई होती है, लाई जो दूध के ऊपर से उतरती है, वो आप कच्चा दूध जो होता है सुबह, वो कच्चे दूध से ऊपर से उतार लें, वो जो ऊपर जो हल्की हल्की सी लेयर्स आती है उसको उतार के रात को वो अपने फेस पे लगाएं। अच्छा। वो फेस पे लगा के उसके बाद आप मतलब छोड़ दें। सुबह उठ के नीम गर्म या फ्रेश पानी से, जो आप मोटर चला के जो है ना वो फ्रेश पानी से वो आप फेस अपना धो लें, और थोड़ी देर बाद आप जो है ना आप कोई भी सोप या वो यूज़ कर लें, फेस वॉश यूज़ कर लें, तो उसके साथ आपकी स्किन बहुत नीट एंड क्लीन और मतलब ऑयली भी नहीं होगी और ड्राई भी नहीं होगी, ये कि नेचुरल आपकी स्किन रहेगी, फ्रेश रहेगी। ठीक है। और ये टमाटर का जो पानी है, टमाटर का पानी उसको जो है ना वो और आलू का पानी को मिक्स करके वो अपने आई पे और अपने ये जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उन पे लगाएं, उसके लिए भी बहुत बेनिफिट है वो। अच्छा, बड़ा जबरदस्त टोटका बताया ये तो, बहुत मुफीद क्योंकि हाँ, क्योंकि वो स्किन को जो है ना, हमारी स्किन को जो विटामिन की ज़रूरत होती है, आप देखें जैसे अब स्ट्रॉबेरी है, जैसे ऑरेंज है, इनको मतलब इनका जूस भी निकाल के वो लगाना चाहिए। यानी कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, दूध, आलू, टमाटर, इनको स्किन पर लगा कर कुछ देर रखने के बाद फेस वॉश किया जाए तो स्किन नेचुरली ग्लो करेगी, आपकी अच्छी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई, आपने हमें वक्त दिया। अभी के लिए लेंगे हम पब्लिक से इजाज़त, कल दोबारा हाजिर होंगे और आपसे करेंगे बातचीत। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।